सही है यारी, सब है। आप सभी लोग ऑनलाइन आएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाओ, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट क्लास स्टार्ट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जी, कल हॉलीडे होने के कारण, 2 दिन हॉलीडे होने के कारण, लॉकडाउन की वजह से आज आपकी सेकेंड डे की क्लास स्टार्ट होती है। फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक बताया था, जिसमें भाज्य अभाज्य संख्याएं बताई, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे हमने। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया, भाग विधि द्वारा, है ना। आज सेकंड टॉपिक है आपका इसका महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक बता चुके हैं हम, आज आपको महत्तम समापवर्तक बताएंगे। महत्तम समापवर्तक HCF। महत्तम समापवर्तक में सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के कौन कौन से विभाजक हैं, मतलब कि विभाजकों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। कोई संख्या दी गई है, सर्वप्रथम हमें विभाजकों का ज्ञान होना चाहिए। विभाजक हमारे वो होते हैं जो संख्या हमारी पूरी जिस संख्या से पूरी विभाज्य हो जाए, यानी कि उसका भाग चला जाए। जैसे मान लो कोई भी संख्या है आपकी 10 है, तो 2 1 हो गया, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 से, ठीक है ना। ये महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समावर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सर्वविभाजक होना चाहिए। अतः महत्तम समावर्तक एक वह सार्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित करती है। 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। किसी संख्या का महत्तम समावर्तक निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। फर्स्ट, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के विभाजक ज्ञात करेंगे हम लोग। दूसरा, विभाजकों में उभयनिष्ठ संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। इन उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल ही महत्तम समावर्तक कहलाता है। जो भी हमारा गुणनफल होंगे वो हमारे महत्तम समावर्तक कहलाएंगे। ये तो हमारा ये हो गया। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें पहली होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी में अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड को हम लोग महत्तम समावर्तक के रूप में व्यक्त करते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के लघुत्तम घात का गुणनफल महत्तम समावर्तक होता है। मतलब जो भी संख्याएं हमारी दी जाएंगी उन सभी के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। सभी संख्या का फैक्टर करेंगे, उसके बाद फैक्टरों का मिलान करते हैं हम लोग। मतलब किस किस में ये कॉमन है। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि कल उस दिन हमने बताया था कि गुणनखंड विधि करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक संख्या का सभी का गुणनखंड करते हैं। सबके गुणनखंड हम लोग एलसीएम अलग अलग निकालते हैं सभी की संख्याओं का। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में कोई 2 संख्याओं का भी निकाल लें हम लोग या 3 संख्याओं का निकाल लें। जैसे मान लो 168, दूसरा है आपका 189 और तीसरा 231, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 168 का अलग निकालेंगे, 189 का अलग निकालेंगे और 231 का अलग निकालेंगे, ठीक है ना। 168 का अलग निकालने का मतलब है सबसे पहले 168 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 168 का एलसीएम करेंगे हम लोग, द्रुवट 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, किससे करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है ना। तो इसके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, एक तो ये हो गया। ऐसे ही हम लोग 189 के निकालेंगे। 189 में सभी संख्याएं हमारी कैसी हैं, ऑड। तो 2 से 2 ने 18, 9 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 3 से चला जाएगा। देखेंगे 3 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ऐसे ही हम लोग 231 के निकालेंगे। 231 का निकालें हम लोग, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा। 2 में नहीं जाएगा, 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, कितना बचा, 2 बचा, 21 फिर हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 3 से देखिए जा रहा है या नहीं जा रहा, ये देखना पड़ेगा। 3 से हमारा नहीं जा रहा है। 5 से देखेंगे, 5 से 5 एकम 5, 2 बचा, 27 हुआ, 55 25 नहीं कटेगा। फिर से करेंगे हम लोग किससे, 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब हमारा सीधा 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है ना।
सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमारे क्या होंगे? 168 के लिख लो, 189 के लिख लो और 231 के लिख लो। 168 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 आपका 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही आपका 189 के लिखने हैं आपको, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 का 9 3 27 और 7 189। ऐसे ही 231 के लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 11। अब हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है ना। मासा के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। दो ये है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सभी में कॉमन होना चाहिए, यानी एक जैसी नंबर। तो 3 हमारा ये है ना, 3 हमारा ये हो गया, ये हो गया, तो 3 हमारा हो जाएगा। उसके बाद 7 ये है, ये है, ये है, तीनों में 7 हमारा कॉमन है, तो ये हमारा 7 हो गया। 3 गुणे 7 बराबर 21, ये हमारा मासा हो जाएगा। अभीष्ट मासा हमारा क्या कहलाएगा? 21 कहलाएगा। ये हम लोग करेंगे। फिर से देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक डिवीजन मेथड होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो लोग देर से जुड़े हुए हैं हमसे, मैं उनको फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। महत्तम समापवर्तक, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा आपका टॉपिक चल रहा है महत्तम समापवर्तक का। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है? इसमें आपको 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 2 प्रोपोगेंडा होते हैं, जिसमें एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक आपका डिवीजन मेथड यानी कि डिवाइड फैक्टर से, और एक आपका हमने पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बताया था अपवर्तक वाला, पढ़ा चुके हैं हम लोग अपवर्तक वाला भी, ठीक है ना। अपवर्तक में भी अभी हम थोड़ी देर में विस्तार से बता देंगे आपको। अपवर्तक फिर से एक बार ध्यान दिलवा देंगे, पढ़ा चुके हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अभी आपका ये टॉपिक है, इसमें आप देख लीजिए। दूसरी हेडिंग थी महत्तम समापवर्तक, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं, जिन संख्याओं का हम लोग सबसे पहले अलग अलग सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सभी को पता है कि सबसे पहले 2 से करते हैं हम लोग, उसके बाद 3 से नहीं जाता है तो 5 से नहीं जाता है तो 7 से, ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट उसके बाद इन सभी नंबर्सों को क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड उनके लिखते हैं। जितने भी गुणनखंड सभी संख्याओं के निकलेंगे उनको हम लोग लिखने के बाद उसके बाद अभीष्ट मासा के लिए हम लोग कॉमन क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यानी कि जो तीनों में जो 3 संख्या दी गई उन तीनों संख्याओं में समान हो, ठीक है ना। जब तीनों में जो चीज समान होगी, जैसे 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो और 3 नहीं है, लेकिन यहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये 3 था, ये 3 था, ये 3 था, तो हमने लिख दिया, यानी तीनों में समान हो गया। अब यहाँ पे हमारा 3 नहीं है, लेकिन यहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, तो जब एक जगह है तो नहीं लिखा जाएगा। जैसे 2 था हमारा तो यहाँ था, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। इसी प्रकार से 7 था आपका, 7 ये है, 7 ये है, 7 ये है, तो तीनों में है तो हम लिखेंगे। उसके बाद उन दोनों का जो भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकलेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, मासा निकल आता है। उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या निकल आएगा, मासा निकल आएगा। तो 30 सत्ते 21, 21 हमारा इस संख्या का, इन संख्याओं का मासा कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोग सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कि गुणनखंड के द्वारा हम लोग मासा
निकालते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? कमेंट करके बता देना। अच्छा, कल वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत तो नहीं? जी, ये समझ में आया सभी को? कल वाले जो क्वेश्चंस दिए गए थे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी का ही हम सेकंड एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। सेकंड उदाहरण है, सभी को क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे 2a माइनस का 6 तथा ए स्क्वायर माइनस का 9 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि इसका भी आपको क्या निकालना है? मासा निकालना है। मासा ज्ञात करो। 2a माइनस का 6 क्या करेंगे? इसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस का 3 ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस का 9 क्या करेंगे? इससे पहले आप लोगों ने सर्वसम पढ़ी है, कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ा है और फर्स्ट सेमेस्टर में शायद मैंने पढ़ाया है। सर्वसमता के तौर पर हम लोग क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी। ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस का 3 और ए माइनस का 3। ए स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर तो ए प्लस 3, ए माइनस का 3। अब हम लोग मासा ज्ञात करेंगे तो 2a माइनस का 3 और नीचे हो जाएगा a प्लस 3 और a माइनस 3। तो हमारा कॉमन मासा क्या हो जाएगा? मासा क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारा कॉमन होगा, है ना? ऐसा ही तो होता है, हमने अभी बताया था कि जब हमारा दोनों या तीनों जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे, यानी जितने भी ब्रैकेट्स दिए जाएंगे, उन सभी में जो हमारा कॉमन्स होगा, है ना, जो हमारा कॉमन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मासा a माइनस का 3। एनी डाउट किसी को?
a माइनस का 3, ये हमारा अभीष्ट मासा कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोग सेकंड में, पहले एग्जाम्पल आपका नंबर्स के वाला था, दूसरा हमारा सर्वसमता के लिए हमने उठाया जिसमें आपका वेरिएबल्स भी है और कांस्टेंट भी था, है ना, चर और अचर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें अब आपको सेकंड है भाग विधि द्वारा, यानी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड में आपको सिर्फ 2 पढ़ने हैं। डिवीजन मेथड में आपको सिर्फ 2 पढ़ने हैं। माना कि हमें 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। उन दी हुई संख्याओं में से सबसे पहले मुझे इसमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारी छोटी संख्या कौन सी है। उसमें क्या करते हैं, हम छोटी संख्या ढूंढते हैं, उन छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में क्या करवा देते हैं, भाग दे देते हैं, और जो हमारा शेष बचता है भाजक में, फिर उससे हम फिर दोबारा उसमें भाग दिलवा देते हैं। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, जब तक चलेगी, जब तक हम लोग दोहराएंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए, शेष में आपका, रिमाइंडर में आपका 0 ना मिल जाए। अंतिम विभाजक ही हमारा महत्तम समावर्तक कहलाता है इस मेथड में, डिवीजन मेथड। ये जब तक चलता है जब तक कि हमारा 0 शेष ना बच जाए। दूसरा, वो हमारा अंतिम विभाजक वो तभी कहलाएगा जिसमें जो हमारा लास्ट में हम जिससे भाग दे देते हैं, वो हमारा लास्ट में अंतिम विभाजक ही हमारा महत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसे लास्ट में हमने 2 से डिवाइड किया तो लास्ट में हमारा वही विभाजक हो गया, वही हमारा मासा हो गया। 15 से किया लास्ट में तो 15 से पूरा कट जाए, लास्ट में 0 बच जाए तो वो हमारा मासा हो जाएगा, वो हमारा विभाजक हो जाएगा। जैसे उदाहरण है 126, 162 और 180। इसमें आपको क्या करना है, मासा ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा आपको मासा ज्ञात करना है 126, 162, 180। अब इसमें सबसे पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है। डिफाइंड में अभी मैंने यही बताया कि सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा जो संख्याएं दी गई होंगी उन सभी संख्याओं में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। उन सभी संख्याओं से मैं छोटा नंबर निकाल लूंगा, उसके बाद अगली संख्या में डिवाइड करा दूंगा,
जो बचेगा, जो मासा उसका आएगा, उसका मैं अगली संख्या में डिवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 126। 126 का हम भाग देंगे 162 में। 126 एकम 126 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो 126 एकम 126। 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3। अब ये 36 का भाग देंगे हम लोग 126 में, क्योंकि ये शेष बच गया और ये विभाजक है। अगले उस शेष वाले से डिवाइड कराएंगे अब विभाजक में। तो 36 का भाग देंगे 126 में। 36 दूनी 72, 36 तीयो 108 और 36 चौको ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 3 बार चला जाएगा। तिछिंग 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 का 9 और 1 10, 108। 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ 16 हो जाएंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगी, 1 बचेगा। ठीक है ना। अब ये बचा आपका 18 और फिर से रिमाइंडर बच गया, तो फिर से विभाजक हमारा 36 कहलाएगा। 36 में फिर दे देंगे 18 दूनी 36, कट गया। 18 बचा, तो ये हमारा इसका मासा हमारा 18 और ये अभी संख्या बाकी है, तो 180 में अब मैं क्या करूँगा, 18 से फिर से भाग दे दूँगा इसका, जो क्योंकि यहाँ तो शेष बच गया लेकिन अभी संख्या हमारी बाकी है, इसलिए मुझे अभी डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीज़न कर देंगे हम लोग, 18 से फिर देंगे, 18 एकम 18, यहाँ 0 उतारेंगे 0, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 10, यानी मासा हमारा क्या कहलाएगा, भाग विधि से 18। 18 एकम 18, 8 में से 8 गया 0, यहाँ फिर से 0 उतारेंगे, बाग टूटी बिंदी, यहाँ से फिर 0 हो जाएगा, यहाँ 0, 0 में से 0 कट गया, यानी 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। हमारा क्या, ये वाला विभाजक, यही हमारा अंतिम विभाजक है, यही हमारा महत्तम समावर्तक है भाग विधि से द्वारा। अभीष्ट मासा हमारा क्या कहलाएगा, 18। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, क्लियर करके बता दे हमें। नोट्स उस दिन पीडीएफ भेजी गई थी, आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग अपना नोट्स बनाते रहें, तैयार करते रहें, ठीक है ना, जिसमें आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। आप अपना तैयार करते रहें और एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी आपको। किताब खोलने की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट्स बनाओ, इसी नोट से तैयारी करो। इसी में ही आपको हम दूसरा एग्जाम्पल भी बता दें, सेकेंड एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जैसे मान लो 108, 288, 360, इसका भी आपको क्या करना है, भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बताएं आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले 108 यानी छोटा नंबर है, 288 में भाग दे देंगे। तो 108 का हम लोग 288 में भाग देंगे, एक बार, 2 बार भी चला जाएगा, दुर्गुण 16, 2 एकम 2, यानी कि 216, 2 बार करेंगे। और 3 24, 3 एकम 3, 324, तो ज़्यादा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करेंगे, दुर्गुण 16, 2 एकम 216, 2। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7। अब 72 का हम लोग करेंगे 108 में। 72 एकम 72, 72 दूनी 144, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करेंगे, 72 एकम 72।
8 में से 2 गया 6, 10 में 7 गया 3। अब क्या करेंगे, 36 का देंगे 72 में, तो 36 दूनी कट गया, ये तो हो गया ये। उसके बाद अब क्या करेंगे, अभी एक संख्या हमारी बाकी है, तो क्या करेंगे 360 में 36 का दे देंगे, है ना, क्योंकि ये विभाजक हमारा बचा हुआ है। जब ये बचा है, अभी एक संख्या भी बाकी है, नहीं तो हमारा यही मासा हो जाता। अगर 2 संख्याएं होती तो हमारा मासा यही 36 हो जाता, है ना। यहीं पे हम लोग बोल देते कि हाँ ये मासा हमारा अभीष्ट मासा 36 निकला। लेकिन अभी एक संख्या बाकी है, तो उसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे 36 एकम 36, 0 0 यहाँ उतारेंगे 0 0 0 कट गया। अब हमारा अभीष्ट मासा क्या कहलाएगा, 36, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। इस प्रकार से हम लोग भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालेंगे। लगाना, और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कल पूछ सकता है, ठीक है ना। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका कल होगा, जिसमें आपको अभी भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक भिन्नों का निकालना ये बताएंगे कल, और 2 संख्याओं और उनके मासा और लासा में संबंध ये भी बताना है, ठीक है ना। तो कल की कुछ इम्पोर्टेंट क्लास है, ये मान लो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहें, क्योंकि ये तो छोटी चीज़ें थी, लघुत्तम समावर्तक और मासा, महत्तम समावर्तक, अभाज्य गुणनखंड से और भाग विधि द्वारा ये तो हम सभी लोग निकालना जानते थे। अपवर्तक, अपवर्त, इससे भी निकालना आप लोग जानते थे, ठीक है ना। कल की लाइव क्लास पे जरूर रहें। दूसरी बात, अपवर्तक हमने भी बताया था कि हम आपको बताएंगे अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक हमारा क्या होता है हम बता चुके हैं, जो पूरी संख्या विभाजित हो जाए वो हमारा अपवर्तक कहलाता है, ठीक है ना। जो जैसे मान लो कोई संख्या दी जाती है 140, 120, तो उसमें आपको अपवर्तक ढूंढने हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। उसमें क्या होता है, दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोग फिर सोचना पड़ता है कि कौन संख्या से डिवाइड है उस नंबर को लिखें, फिर कौन सा संख्या से डिवाइड है उस नंबर को लिखें, तो बड़े नंबरों में आपको दिक्कत होगी। वो ट्रिकी नहीं है, लेकिन छोटी संख्याओं के लिए दिक्कत नहीं है उसमें, अपवर्तक और अपवर्त में। उसमें आप छोटी संख्याएं जब हों अपवर्तक के लिए तो आप लोग एचसीएफ निकाल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। और जब बड़ी संख्याएं दी जाएंगी तो उसमें आपको दिक्कत होगी। उसमें आपको यही मेथड काम करेगा, या तो गुणनखंड विधि वाला और या तो भाग विधि वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास आपकी 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी। उमाशंकर सर होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। 10 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय।